हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेशल पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो पेडागोजी आएगी इस बार एचटेट में पेडागोजी ऐड हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से मेथड्स हैं और कैसे वो यूज़ होते हैं क्वेश्चन में। आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स? ऑप्शंस देखते हैं। उपयुक्त बतानी है, अच्छी बतानी है मतलब। फर्स्ट है, गेस एंड वेरीफाई अप्रोच शुड बी स्पेशली डिस्करेज्ड। नहीं, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं, जो अनुमान और जो सत्यापन होता है ना, ये मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अनुमान लगाना, अनुमान कैसे, अनुमान लगाने का मतलब होता है जैसे कि अगर हमें 11.9 को मल्टीप्लाई करना हो 6 से, तो हम क्या करते हैं, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं मन मन में, तो हमें पता चल जाता है कि समथिंग आंसर आएगा। तो ये होता है गैसिंग मेथड, जो इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। तो इसको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है, द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग। नहीं, ये तो रेटाफिकेशन वाली बात हो गई कि फॉर्मूलों की लिस्ट आपने स्टार्टिंग में दे दी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की राय लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू व्यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैनी पर्सपेक्टिव से आंसर देने को बोलना चाहिए। यही है जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है कि मैनी वेज में प्रॉब्लम को देखना चाहिए और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग। इनकरेक्ट देखनी है। फर्स्ट है, गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। हाइपोथेसिस हैव अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। अभी बताया कि अनुमान लगाने की होती है, तो यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, अशुद्ध बताना है। द नोशन ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन इज सेंट्रल टू मैथमेटिक्स। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। हाँ, ठीक है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज का शुद्ध होना आवश्यक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। देखो, नहीं होता लिखा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उपयोगी होता है अनुमान लगाना। अभी तो बताया कि अगर पॉइंट वाले डेसिमल्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना, तो हम मन मन में सोच लेते हैं कि हाँ, ये ऐड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? मूल्यांकन करना है तो सही स्टेटमेंट बतानी है। समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। नहीं, एक समान नहीं देने चाहिए। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की अपने उत्तरों के समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ठीक है। गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। देखो, ये भी रोंग है, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। Students' justification of their responses should be an important basis of assessment. थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन फिगर टू बी अ ट्रायंगल द कंडीशन दैट इट इज यूनियन ऑफ थ्री सेगमेंट इज। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि तीन रेखा खंडों का सम्मिलन हो। अच्छा, मतलब एक त्रिभुज के लिए तीन रेखा खंड तो हमें दे दिए, तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है कि तीन रेखा खंड दिए हैं तो वो त्रिभुज ही होगा? नहीं, त्रिभुज होने के लिए और भी कंडीशंस होती है कि जैसे सबका जोड़ 180 होगा, या जो दो भुजाएं हैं उनका जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए, ऐसे भी कुछ देना चाहिए। तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी तो है, सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, अननेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि तीन रेखाखंड जरूरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है जो इन्होंने कंडीशन दी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, असफिशिएंट बट नॉट अननेसेसरी। नहीं, सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, काट दो। बोथ नेसेसरी नहीं है, बोथ भी नहीं है। नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट, नहीं, नेसेसरी तो है, सफिशिएंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन, n इज नॉट इवन। ठीक है बात।
इफ एन स्केयर इज इवन देन एन इज इवन, हाँ ठीक है. इफ एन इज नॉट इवन देन एन स्केयर इज नॉट इवन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू तो सारी लग रही है. ऑप्शन देख लेते हैं. सी इज कन्वर्ज ऑफ ए. अच्छा, कन्वर्ज बताना है तो सी इज कन्वर्ज ऑफ ए. सी है इफ एन स्केयर इज इवन देन एन इज इवन, और ए है इफ एन इज इवन देन एन स्केयर इज इवन. हाँ, ये तो कन्वर्ज है, ये राइट है. डी इज कन्वर्ज ऑफ ए. डी है इफ एन इज नॉट इवन देन एन स्केयर इज नॉट इवन. इफ एन इज इवन देन एन स्केयर इज इवन. नहीं, ये इसका कन्वर्ज नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है. बी इज इनवर्स ऑफ ए. नहीं. डी इज कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ ए. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा. सी ही कन्वर्ज है ए का. ए की बात है, ठीक है. देख लेना, ये दोबारा देख लेना अगर समझ ना आया हो तो. नेक्स्ट है विच मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन. देखो, हमें बताना है कि दो इवन जो नंबर्स हैं उनका सम ऑलवेज इवन होता है. तो इसको बताने के लिए कोई विधि यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ हम यूज कर सकते हैं. डायरेक्ट करके दिखा सकते हैं कि 2 + 2 4 होता है, 6 + 6 12 होता है, इवन ऑलवेज इवन देगा. ठीक है. उसके बाद ये जो विधियां है ना, ये अच्छे से पढ़ के जानी है, याद करके जानी है कि प्रूफ बाय इंडक्शन कौन सी होती है, इंडक्शन डिडक्शन विधियां जो होती है, कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. तो आगमन विधि कौन सी होती है, जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम की ओर जाया जाता है. और एक होती है निगमन विधि, जिसमें नियम पहले बताए जाते हैं फिर उदाहरण की तरफ जाया जाता है. ठीक है. ये आगमन विधि होती है. डायरेक्ट प्रूफ बिल्कुल डायरेक्ट करके दिखाना. डायरेक्ट प्रूफ इसका आंसर है सेकंड. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन होता है जैसे कि कोई हम स्टेटमेंट लेके चलते हैं फिर उसको गलत प्रूफ कर देते हैं. जैसे कि हमें बताना हो कि 2 का जो अंडर रूट है वो इरेशनल होता है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे. पहले कोई रैशनल नंबर मानेंगे क्यू, उसका स्केयर करेंगे, उसका स्केयर रूट करेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे इस सिचुएशन को. तो ऐसा कुछ दिया हो तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. और काउंटर पॉजिटिव प्रूफ तो एकदम पॉजिटिव होता है, बिल्कुल कोई लेके चल रहे हैं और फिर लास्ट में प्रूफ कर रहे हैं, जैसे LHS इक्वल टू RHS टाइप. तो यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट है गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज पे पूछा है. ठीक है. फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन, एस्टिमेशन. देखो, मुझे तो एक रॉन्ग लग रही है इसमें. मेमोराइजेशन किसी में भी सही नहीं होता. विजुअलाइजेशन क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना माइंड में. जैसे हमारे सामने कोई मैथ की प्रॉब्लम दी गई है तो हम पहले उसे देखेंगे कि मैं इसमें कौन सा मेथड लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, किस चैप्टर से ये सम हो सकता है, इसे विजुअलाइज करना. तो ये तो सही है बिल्कुल. ट्रांसपोजिशन होता है, जैसे ट्रांसपोज कर देते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन में करते हैं. जैसे इधर -5 है तो उधर ले गए उसको, तो पॉजिटिव का हो गया. वहां से कुछ टर्म ले आए, जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो इधर 2x है तो उधर से x माइनस कर दिया, ऐसे x की वैल्यू निकालते हैं. तो ये ट्रांसपोज करना होता है. तो मेमोराइजेशन इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. एस्टिमेशन भी जरूरी होता है, अनुमान लगाना, जैसा कि मैंने बताया है. तो सी ऑप्शन जिसमें है वो काट दो, बी सी इसमें भी. फर्स्ट ऑप्शन ABDE सही हो जाएगा यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स. लिस्ट बताना है कम उपयोगी. किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी. फर्स्ट ऑप्शन है इवेल्युएट 72 × 73 इन 3 डिफरेंट वेज. देखो, डिफरेंट वेज में है और कंपेयर द रिजल्ट करना है, इसका मतलब बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे. लिस्ट क्रिटिकल थिंकिंग बतानी है हमें, तो ठीक है. तो इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग होती ही क्या है कि बहुत सारे लॉजिक ओपन एंडेड सोल्यूशन सोचना. तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. फॉर्मुलेट एनी 2 सिचुएशंस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन. ठीक है. अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5, हाइट 10 और इतना है. व्हाट डिड शी गो रॉन्ग. देखो, यहाँ भी व्हाट डिड शी गो रॉन्ग पूछा हुआ है कि उसने कहाँ गलती की, तो इसमें भी दिमाग का यूज होगा. तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा. इसमें लेस दिमाग लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. वॉल्यूम निकालनी है तो सीधा वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मूला में पुट करके वो वॉल्यूम निकाल देगा. ठीक है. इसमें भी क्या पूछा था, फॉर्मुलेट एनी 2 सिचुएशंस. तो 2 सिचुएशंस थी ना इक्वेशन को, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग थी. तो जो फोर्थ है इसमें कम क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी बच्चे की. लिस्ट फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा. देखो, ये नंबरिंग, क्वेश्चन की नंबरिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि कई सारे जो पेपर हैं उनको अटैच करके PDF बनाई गई है, तो इधर उधर हो गए हैं नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रूव द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन. ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है.
54. Which of the following aligns with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF 2005? देखो, एनसीएफ 2005 जो आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसमें बोला गया था मैथमेटिक्स फॉर ऑल। इस स्टेटमेंट का मतलब था कि हर बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स की एबिलिटी डेवलप करनी है, मैथमेटिक पढ़ा के। मतलब मैथ्स पढ़ाना ही क्यों है बच्चों को, ताकि उसके अंदर मैथमेटिक एबिलिटी डेवलप हो सके। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन छांटना है। फर्स्ट है, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टता पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेस्ट है इनमें। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शुड बी हाईलाइटेड, ताकि बच्चे इनसे मोटिवेशन ले सके और समझ सके मैथ्स की वैल्यू। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? ठीक है। ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिस्करेज्ड। नहीं, डिस्करेज नहीं, इनकरेज करना चाहिए। ग्रुप वर्क अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। इट इज एम्फेसाइज्ड दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियली अ कंक्रीट सब्जेक्ट। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। नहीं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है मैथ्स हमेशा। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बात सही है। अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड नहीं, मैथ्स में नहीं चलता। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, Which of the following is a desirable practice in the context of teaching and learning of measurement of volume? आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डिजायरेबल है, वांछनीय है, सही है? प्रारंभ में ही घन के आयतन के सूत्र को लिखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेमोराइज नहीं कराना। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना? कैलकुलेशन राइट फॉर बिगिनिंग? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स। विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों की आयतन की जानकारी देना। देखो, हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना है। इनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही है। ये रोल मॉडल वाला कंसेप्ट हो गया कि कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दो, फिर उसके हिसाब से सिखाओ कि इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, इसके कितने ज़्यादा पैरामीटर कैसे निकलेगा, इसकी कितनी भुजाएं हैं, कैसे इसका आयतन, सब कुछ निकालना है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए क्या सही नहीं है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पियाजेज व्यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस? ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ डेफिनेट ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें नोट ट्रू बताना है। ज्यामितीय बोध की जो प्रगति होती है एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। सही है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत क्रम में। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे, क्योंकि लॉजिकल होता है मैथ्स, हिस्टोरिकल कब से होने लग गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस इज फॉर्म्ड बाय चाइल्ड सेंसिटिव मोटर एक्सपीरियंस। हाँ, ये बात भी पियाजे ने बोली है। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल एंड टेक्टाइल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टिव स्पेस। ये भी सही है कि प्रक्षेपित स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हिस्टोरिकल वाली बात सही नहीं है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ लॉजिकल पैटर्न फॉलो करती है, नॉट अ हिस्टोरिकल पैटर्न। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड दीज एंगल्स। द अबव प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 7th रेफर्स टू। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताना है और रेशो में दिए हुए 2:3, तो इसमें बच्चे दिमाग लगाएंगे। देखो, ये काफ़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग हो गई, क्योंकि इसमें रेशो में दिया हुआ है, उसके बाद वो एक्स वगैरह को कंसीडर करेंगे, कुछ एंगल्स वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। तो इसके हिसाब से हम बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, हायर ऑर्डर थिंकिंग एज इट डिमांड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो, अगर ऐसा कुछ उसे दिया गया है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले कोई एंगल बनाएगा, अपनी प्रीवियस नॉलेज को लगाएगा, फिर मेंटल कैलकुलेशंस करेगा, डिफरेंट एंगल मेजर करेगा। और हमें पता है कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, तो यहाँ से बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, लोअर ऑर्डर थिंकिंग तो नहीं है ये, निम्न श्रेणी का विचार नहीं है।
फोर्थ ऑप्शन है हायर ऑर्डर थिंकिंग एज इट इज डिमांड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन इट एनालाइजेज एंड यूज इन गेटिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रही है मेरे को बात। फर्स्ट क्या थी? हायर ऑर्डर थिंकिंग एज इट डिमांड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो, फर्स्ट भी है ठीक है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ये उच्चतम श्रेणी का विचार तो है, लेकिन ये अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए, सिर्फ यही थोड़ी करना है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। सब कुछ काम करेगा अगर ऐसा हमें स्टेटमेंट दिया। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ये। ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है proof that there is no rational number whose square is 2। this type of proof is, देखो हम इसकी पहले कर चुके हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर हमें प्रूव करना है कि 2 नो रैशनल नंबर whose square is 2, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्ट्राडिक्शन करनी पड़ेगी। पहले हमें क्यों मानना पड़ेगा कि जो एक रैशनल नंबर है उस जिसका स्क्वायर 2 है, लेकिन लास्ट में हमें रिजल्ट तो यही निकालना है कि किसी भी रैशनल नंबर का जो स्क्वायर है वो 2 नहीं होता। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, विरोधी द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें प्रूव करनी होती है, जिसको हम पहले कुछ और लेके चलते हैं, फिर बाद में प्रूव करते हैं कुछ और जो दिया हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 33, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram। this statement is, देखो ये तो सीधी सी दिख रही है मुझे, अगर मैथ्स पढ़ा है तो थ्योरम है ये, कोई डेफिनेशन नहीं है कि अगर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, तो ये थ्योरम है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिक्स डजंट रेफर टू, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता, एक्सप्रेसिंग द नंबर सीक्वेंस थ्रू ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये तो करता है भाई प्रेजेंटेशन। तो एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्रेसिंग एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट एज अ थ्योरम, ये भी ठीक है। एक्सप्रेसिंग द गिवन डाटा थ्रू ग्राफ्स, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन, दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, गणित में प्रदर्शन कैसे करते हैं? संख्या श्रेणी को ज्योमेट्री में करते हैं, ज्यामितीय परिणाम से थ्योरम भी बना सकते हैं और आलेख पे भी दर्शाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। In NCERT exemplar book for class 8th, at the end of unit 5, understanding quadrilaters and practical geometry, loads of activities like constructing tessellation, constructing tangrams, etc. are given. One of the objective of such task is to help। देखो 8वीं क्लास के पीछे ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई है ज्योमेट्री वगैरह के बारे में, तो ये क्या दर्शाती है, किससे कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट की, ये पूछा है। तो सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के लिए स्थानिक स्थिति सुधारने में, all learners with different learning styles to enhance special orientation, सही लग रही है स्टेटमेंट। visual learners only काटो, kinesthetic learners only फिर only काटो, ऑडिटरी लर्नर्स ओनली फिर ओनली, तीनों ही नेगेटिव ओनली ओनली, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पेडागोजी में ओनली एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड टू हिनेंस स्पेशल ओरिएंटेशन। देखो ये अगर किसी बुक के पीछे ऐसी चीजें दी गई है, चीनी क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली, तो ये हर विभिन्न विद्या शैलियों के को स्थिति सुधारने में हेल्प करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। Which one of the following statement is not true about projects in mathematics? प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है ये बताना है। फर्स्ट है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। दे प्रोमोट इंक्वायरी स्किल्स, इंक्वायरी स्किल वाली बात तो सही है, तो काट दो। दे इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाँ सही है। दे इस्टेब्लिश इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि दे मेक स्कोरिंग इजी इन मैथमेटिक्स। अंक प्राप्त करना कोई बड़ी सफलता नहीं मानी जाती साइकोलॉजी में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है, which one of the following activities is not appropriate for data representation and data interpretation? अच्छा, जो DI वाला जो कंसेप्ट होता है उसको करवाने के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है बताना है। समाचार पत्र रिपोर्ट ठीक है, डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट भी सही होता है, सर्वेक्षण भी सही है, सर्वे, डिबेट, वाद विवाद
कोई मतलब नहीं है वाद विवाद का। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए डिबेट का कोई काम नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following is most appropriate strategy for introducing the concept of multiplication of two decimal number in the middle school? डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए मिडिल स्कूल में क्या अप्रोप्रिएट मेथड है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट है, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। द एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द, एल्गोरिथम कहाँ यूज होगा इसमें, एल्गोरिथम की कोई बात नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन सिखानी है डेसिमल की। द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, नहीं रिपीटेड एडिशन तो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें यूज कर सकते थे, बट ये डेसिमल वाली है। मल्टीप्लिकेशन एज इनवर्स ऑफ डिवीजन शुड बी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही इनवर्स ऑफ डिवीजन वाली, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विजुअली रिप्रेजेंटेड। ये चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी है ये, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य यानी कम वाला बताना है। टू इनकरेज सिस्टमैटिक रीजनिंग अमंग स्टूडेंट, ये तो सही है, तो रॉन्ग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। टू मेक स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशन, हाँ ठीक है। टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरलाइज एबिलिटी, देखो ये बेस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों को संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, ठीक है, यही होना चाहिए उद्देश्य। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, which one of the following is the most suitable strategy to teach the skill of addition of money? ठीक है, यूज ऑफ एडिशन ऑफ मनी सिखाना है, तो यूज ऑफ आईसीटी, रोल प्ले, यूज ऑफ मॉडल्स, डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे वो रोल प्ले है। आप मनी लो और उनको रोल करके दिखाओ कि ये मनी इसमें इतनी ऐड करती है, तो लंबे समय तक उनके माइंड में रहेगी, उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। तो रोल प्ले एक बेस्ट मेथड होता है सिखाने का मैथमेटिक्स, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हर क्लास अ टीचर आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू मल्टीप्लाई 48 बाय 4, ठीक है। उनके छात्र में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल कर दिया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 को 48 में जोड़ते हैं जिसमें 96 बनता है, फिर 96 जोड़ते हैं तो 192 बनता है। देखो बच्चे ने क्या किया है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एडिशन का यूज किया है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, द चाइल्ड यूज्ड अ रॉन्ग मेथड, नहीं रॉन्ग नहीं है ये, काट दो। ही शी हैज नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं कह सकते। द गिवन प्रॉब्लम इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड नॉट एडिशन प्रॉब्लम। ही शी अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, देखो बच्चे के फेवर में हमें आंसर करना होता है तो फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। उसने मल्टीप्लिकेशन सीखी है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन का ही रिपीटेशन होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है बच्चे ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन अप एज इनिशियल एक्टिविटी इन इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम टू यंग लर्नर्स? बच्चों को समय की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? समय का ज्ञान देना है बच्चों को, तो क्या करना चाहिए? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है कि डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंस। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, देखो ये नॉर्मल मेथड है तो ज़्यादा बेस्ट नहीं लग रहा। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट इलेप्स्ड टाइम, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स, ये भी ठीक है। देखो बेस्ट छांटना है, तो जो प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज से हम ऐड करते हैं ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही सही है यहाँ से, डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंस विद phrases रिलेटेड टू टाइम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट, नोट बताना है। मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ, ठीक है। मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, ठीक है। इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, ठीक है। रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, रैंकिंग करना ये गलत होता है और हमें गलत ही बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से रैंकिंग करना स्टूडेंट को पॉजिटिव चीज नहीं मानी जाती, तो डी सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल? अपर प्राइमरी लेवल पे क्या रहती है भाई? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रदर्शन विधि और लेक्चर मेथड मैथमेटिक्स में नहीं यूज किए जाते, बहुत कम, लीस्ट
यूज़फुल माने जाते हैं बहुत ज़्यादा कम। बचा एक्टिविटी और प्रॉब्लम। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है वो प्राइमरी लेवल पे सही रहती है। तो हमसे पूछा है अपर प्राइमरी के लिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। एक समस्या को कई बार हल करना, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। देखो क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ झलक रही है, और देख लेते हैं। सभी सूत्रों को याद करना, रोट नहीं करना, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसे सही ढंग से नकल करना, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। एक समस्या के काफी सारे हल खोजना, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करेगा बच्चा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है अपर प्राइमरी लेवल पे। नेक्स्ट है द स्ट्रेटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज्ड इन द मैथमेटिक्स क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति को क्या करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, शुरू में ही कट जाएगा। कक्षा को कोलाहल पूर्ण बनाती है, काट दो। बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है, काट दो। फोर्थ है हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली, बिल्कुल सही है। जो बच्चे जो डिस्कस करते हैं वो उनकी सोच को दर्शाते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी तरह से सोच रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टीचर हैज़ taught measurement of area to class 8th children, but many of her students are confused between the uses of different unit of area and volume। ठीक है भाई, अगर मेजरमेंट सिखाई जा रही है कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, तो वट कुड बी द रीजन, इसका पीछे रीजन फाइंड करना है। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता, ऐसा नहीं बोल सकते। बच्चों की कमियां बिल्कुल नहीं निकालनी होती पेडागोजी में। द चिल्ड्रन हैवंट मेमोराइज्ड, मेमोराइज तो करना ही नहीं है, काटो। डिफरेंट यूनिट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम विद देयर, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। क्या इस डिफिकल्ट टॉपिक हो रहा है, ये भी गलत है। देखो मुझे यहाँ से वैसे सही लग रहा है। द चिल्ड्रन डिडंट नो, चिल्ड्रन की भी नहीं है, टीचर की गलती निकालेंगे कि उन्हें बताया नहीं गया है। डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम विद देयर डेली लाइफ, उनको जो सिखाया नहीं गया उनको रटवाया गया है। बच्चों ने सही कंसेप्ट सीखा नहीं है कि डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम, तभी वो याद नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, 54th नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एम ऑफ इनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, children should be able to use a precise language while talking about mathematical statements and using them। ठीक है, ठीक लग रही है बात कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते हुए बच्चों को सटीक भाषा का उपयोग करना चाहिए। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा के आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। who have fear about mathematics should be able to interact in the class। क्या पूछा, which one of the following can be the most appropriate aim of encouraging mathematical communication in classroom। ठीक है, to organize debates in the class regarding topics of mathematics, ये भी ठीक है। children should be able to recite theorems and formulas in mathematics class, ये तो wrong है। तो जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो है फर्स्ट, कि शुड बी एबल टू यूज अ प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड यूजिंग दैम। ठीक है, बात करते हुए बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा हमें उन्हें सिखाना चाहिए। ठीक है, आपस में बात करना नहीं, मैथमेटिक्स के टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो उसमें ही उपयोग करने के बारे में उनको बात करनी चाहिए स्पष्ट भाषा में। द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, क्या होता है भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसी की समस्या का निदान करना। तो टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, हाँ ठीक है। टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, नहीं। टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, बिल्कुल नहीं। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए तो करते हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ से। 56 रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, इसमें बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो किसके लिए यूज होती है, टीचिंग द होल क्लास। रेमेडियल टीचिंग नहीं। हाँ, रिकैपुलेटिंग द लेसन, पाठ की पुनरावृत्ति, नहीं। टीचिंग इन प्ले वे मेथड, नहीं। रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, हाँ ये बिल्कुल सही है। डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए वीक स्टूडेंट को रेमेडियल टीचिंग होती है, इनकी रेमेडी की जाती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि विजुअलाइजेशन होती है, विजुअलाइज करना, चीज़ों को देखना कि कैसे सॉल्व होगी, मेमोराइजेशन नहीं होती। तो मेमोराइजेशन ही सही आंसर हो जाएगा। एस्टिमेशन भी होता है, मेजरमेंट भी होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रटना। 58 errors play a crucial role in learning of mathematics, this statement is,
फॉल्स बिकॉज एरर ऑक्यू ड्यू टू केयरलेसनेस। नहीं, जो गलतियां होती है ना वो सीखने में अच्छा रोल पैदा करती है, बिल्कुल सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये काट दो। ट्रू है बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड। हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो गलतियां होती है वो बच्चे के माइंड का ही रिफ्लेक्ट करती है, कैसे करी, क्यों करी। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग शेप्स अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, शेप्स को सिखाने के लिए एक टीचर है वो ट्रिप करता है हिस्टोरिकल प्लेसेस को, तो वो क्या करना चाहिए, अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। गलत स्टेटमेंट है। यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों के संबंध को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य नहीं नहीं नहीं। बी क्या था, यह संचार कौशल। हाँ, बी भी सही है और सी भी सही है, मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं। संचार कौशल में भी सुधार करता है और संबंध को प्रोत्साहित करती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ही कैलकुलेटेड द वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम निकाल दी, सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था, तो क्यों नहीं। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। ठीक है, छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, छात्र की गलती कभी नहीं होती। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है, समझा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन था अच्छा, कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे पसंद नहीं है तो हमें करवानी पड़ती है, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते। तो मुझे थर्ड सी ऑप्शन सही लग रहा है, द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो उसे समझ नहीं आया है उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिकल पेडागोजी के, इससे आपकी थोड़ी सी समझ तो ज़रूर बनी होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और जो मेथड्स वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे यूज़ हुआ उनका क्वेश्चंस में आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन से। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।